Hello everyone, welcome to Lecture Force. This is the first class of A to Z फिजिक्स बैच. इस बैच में फिजिक्स को हम एक नए अंदाज में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास फर्स्ट है तो आपके कुछ बेसिक डाउट मैं क्लियर कर दूं कि क्या सर ये बैच बाइलिंगुअल रहेगा। तो मैं आपको बता दूं जहां पे नीड होगी वहां पे क्वेश्चन बाइलिंगुअल टाइप होगा, लेकिन जहां जरूरत नहीं होगी सिर्फ हिंदी में काम चल रहा होगा तो हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में हो। तो लैंग्वेज एक हिंड्रेंस नहीं होगा, मैं आपको एश्योर करा रहा हूं। हमारा टारगेट है फिजिक्स को एक यूनिक तरीके से पढ़ना। दूसरा डाउट, क्या सर ये क्लासेस नेवी के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपको बता दूं कि ये नेवी और एयरफोर्स के सभी स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जिसमें भी फिजिक्स आता है, चाहे वो AASSR कोस्ट गार्ड हो या फिर ग्रुप एक्स हो। तीसरा, क्या सर ये क्लासेस सफिशिएंट होंगी? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत रिसर्च और मेहनत करके इन वीडियोस को मैं बनाता हूं, तो ये क्लासेस ना सिर्फ सफिशिएंट होंगी, ये मोर देन सफिशिएंट होंगी। बस आपको एक काम करना है, कंडीशन है कि आज से डे 1 से आपको एक नोटबुक बना लेनी है सेपरेट, और उसमें हर पॉइंट जो मैं बताऊं या जो मैं स्क्रीन पे टाइप करूं आपको लिखते चलना है, नोट डाउन करते चलना है। हर क्लास में आपके पास बहुत सारे ऐसे नोट्स हो जाएंगे जिनको आप अगर लिखते चलोगे स्ट्रक्चर्ड तरीके से तो आप लास्ट टाइम पे बस उनको रिवाइज करते चले जाना, आपको कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको एश्योर करा रहा हूं कि अगर आप क्लास में आज एंड तक बने रहोगे तो आप फिजिक्स को एंजॉय करोगे। एक यूनिक तरीके से हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। आज की अभी कुछ क्लासेस में जो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा वो रिसेंट इनटेक का दिखेगा। अभी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्या चीजें पूछी थी, अभी जो 18 तारीख तक पेपर हुआ है, उन चीजों का रिफ्लेक्शन आपको आज कुछ क्लासेस में दिखेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन क्वेश्चन ये आया था अभी कि एक जो फोर्स का एसआई मात्रक और जो सीजीएस मात्रक है उनका रेशियो पूछा गया था। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो और क्या क्या पूछ सकता है नेक्स्ट इनटेक में एग्जामिनर, वो हम देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, और जो डाइन होता है वो फोर्स का सीजीएस मात्रक होता है। तो ऑब्वियसली रेशियो क्या हो जाता है, 10⁵ हो जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें मैं यहां पे बताऊंगा, वो सारी चीजें लिख लेनी है। जैसे कि 1 जूल में जो होता है वो 10⁵ अर्ग होते हैं। क्या होते हैं? 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग। अगर पहले इस क्वेश्चन की बात कर लें उसके बाद मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूंगा। माइक्रोन, एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। इसका हमें रेशियो बताना है। तो माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर बटे नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, इसलिए लिखना कोई नेसेसरी नहीं है, हमें कैलकुलेशन मिनिमाइज करने की हैबिट डालनी है। तो 10⁻⁻6 और नीचे वाला माइनस का 9 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल 10⁻³ आंसर आ गया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग प्रिपेयर रहना। ठीक है, क्योंकि क्लास फर्स्ट है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अननेसेसरी नहीं होगा। कुछ भी अनवांटेड चीजें मैं नहीं कराऊंगा, सिलेक्टेड वही चीजें कराऊंगा जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकती हैं। अब हमने माइक्रोन नैनोमीटर देखा, आपको और कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और एक फर्मी में, इसके साथ ही आप लिख लेना, एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है। और न्यूटन का 1 न्यूटन 10⁵5 डाइन वो भी लिख लेना। और एक अगर एक डाइन पूछा जाए तो 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएंगे। ठीक है, और एक न्यूटन पूछा जाए तो 10⁵5, मतलब क्वेश्चन को केयरफुली, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो आप लोग इग्नोर न किया करो, पूछा क्या गया है इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो प्रीवियसली भी पूछी गई थी। जैसे कि आज से 4 साल पहले एक क्वेश्चन बहुत आता था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पहले बच्चे वर्ष को देख के उसको समय लगा देते हैं। अब देखो, कुछ मैं आपको पॉइंट लिख रहा हूं, उनको आप जरूर लिख लेना। क्वेश्चन कैसे बनेंगे फिर बताऊंगा लिखवाने के बाद। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, एक लीप ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, एक पारसेक, जो पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है 3.08 × 10⁻, आपका कितना, 16 मीटर। अभी सवाल कैसे आएगा, पूछा जाएगा एक पारसेक में कितने लीप ईयर होते हैं, क्वेश्चन ये आएगा। तो ये सवाल भी इसी पैटर्न यानी रेशियो पैटर्न से होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पारसेक वाले में लीप ईयर से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम एक पारसेक में लीप ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3.26। कितना मिलेगा? 3.26। तो आपको याद रखना है कि एक पारसेक में
3.26 लीप ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष होते हैं। ये रेशियो मेथड से ही आया, लेकिन इसको आपको याद रखना है, ये डेटा 3.26। अब हो सकता है एग्जामिनर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाए, तो आपने देखा सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक है, तो एक पारसेक इज ग्रेटर देन सबसे बड़ा। बीच में क्या रहेगा? लीप ईयर, 1 लीप ईयर, और सबसे जो छोटा है इन तीनों में वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये आपको पता ही है, ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि एक पारसेक में 3.26 लीप ईयर होते हैं। अब ये तो पता ही है प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन देखो, अब जो मैं हर बात बताता हूँ वो लिखते चलो। अब जैसे क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते थे ऐसे कि फैदम किसका मात्रक है, ठीक है, तो सी डेप्थ, समुद्र की गहराई के लिए फैदम यूज करते हैं। तो जो भी बातें मैं बोलता चलूँ, एक बर्न में 10⁻⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होते हैं एक बर्न में। तो ऐसी बातें आगे। अब क्या है कि आपने कहा जैसे कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाओ, तो हमने यूनिट एंड डायमेंशन से कुछ क्वेश्चंस ले लिए और करवा दिए, तो उसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इफेक्टिव का यूनिट डायमेंशन से आया, दूसरा रेडियो एक्टिविटी से आया, तीसरा आपका सेमीकंडक्टर से आया। तो ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि आप एग्जाम के लिए वॉरियर बन रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में 25 जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट चैप्टर से होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि सबसे यूनिक तरीके से मैं आपको तैयार करूं, हर एक यूनिक टाइप हो, हर चैप्टर से हो, तो सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा टच आपको रोज मिले, और इस तरीके से आप लोग कुछ क्लासेस के बाद फिजिक्स में कॉन्फिडेंट फील करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का F1 पार्ट जो है वो मीन लाइफ में डिके होता है, और F2 पार्ट जो है वो हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयु में डिके होता है। तो बताना है कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन बड़ा होगा या दोनों इक्वल होंगे। तो देखो, जो मीन एवरेज लाइफ मीन लाइफ होता है वो क्या होता है, सीधा सीधा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिके कांस्टेंट गामा के, ठीक है, ये क्या होता है मीन लाइफ। लेकिन जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ, वो क्या होता है 0.693 बटे आपका डिके कांस्टेंट गामा। ये दोनों रिजल्ट आपको पता हो, क्योंकि ये दूसरा बार रिजल्ट एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे और बताना था। यहाँ पे log 2 भी लिखा हो सकता है, नेचुरल log 2 का मान 0.693 होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों मैथमेटिकल वैल्यू को देख के बताओ कि कौन सा बड़ा है, टी हाफ बड़ा है या हमारा ये बड़ा है, मीन लाइफ बड़ा है कि एवरेज जो हाफ लाइफ बड़ा है। तो आप बता सकते हो कि इसमें अगर मान लो ये पार्ट है, ये एक के इतने पार्ट किए गए हैं, ये एक से कम है उसके इतने पार्ट किए गए हैं, तो ये ऑब्वियसली है कि एक के किए गए हैं तो ये वाला बड़ा होगा, यानी कि मीन लाइफ बड़ी होगी, ठीक है। अगर मीन लाइफ बड़ी होगी तो मीन लाइफ अगर ज़्यादा है तो उसमें डिके भी ज़्यादा होगा, तो F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो एक बार मेरी बात ध्यान से फिर से सुन लेना, क्योंकि मीन यानी कि औसत लाइफ में जो होता है वो क्या होता है, हमारा सीधा सीधा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिके कांस्टेंट के। और जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ, वो क्या होता है 0.693 होता है यहाँ पे। तो आप इन दोनों को देख के देखो, अगर मान लो आपके पास एप्पल है, ये एक एप्पल के कुछ पार्ट करने हैं, हमें कुछ पार्ट करने हैं, और यहाँ पे एक एप्पल है नहीं, उससे कम एप्पल हैं, 0.6 ही एप्पल है, उसके भी इतने ही पार्ट करने हैं। तो ऑब्वियसली एक एप्पल है तो उसके ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट होंगे, यानी कि जो आपका टो है, यानी कि जो आपका औसत आयु है, मीन लाइफ है, वो बड़ा है टी हाफ से। इस पॉइंट को मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि आप याद कर लो कि औसत आयु जो है वो अर्ध आयु से बड़ी होती है, लेकिन नहीं। आपको कैसे हुआ, क्योंकि ये रिजल्ट भी हो सकता है पूछ ले, तो हमारा क्योंकि ये मीन लाइफ बड़ी है तो उसमें भी डिके ज़्यादा होगा उस सब्सटेंस का, तो F1 ग्रेटर देन F2 हो जाएगा। अब देखो, जो चीज़ें मैं प्रीवियसली करा चुका हूँ उनको मैं अगेन नहीं करवाऊंगा। तो अगर आपको रेडियो एक्टिविटी में दिक्कत आ रही कि क्या मीन लाइफ होता है, क्या एवरेज लाइफ होता है, डिके कांस्टेंट क्या होता है, या और 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो जैसे ही ये क्लास खत्म हो सिंपली आपको यूट्यूब पे सर्च करना है रेडियो एक्टिविटी बाय लक्ष्य एयरफोर्स। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियसली पूछे गए हैं फ्रिक्वेंटली, उनका कंपाइलेशन उस छोटी सी क्लास में आपको दिख जाएगा। और इन फ्यूचर भी हर क्लास में एक रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन जरूर होगा, और वो ऐसा होगा जो मैंने प्रीवियसली नहीं कराया होगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं करा चुका हूं वो आप करते चलो, और जो मैंने नहीं करा पाई हैं वो प्रीवियसली आपको इस बैच में मैं कराता रहूँगा। अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स बढ़ाया जाता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज क्या होगा। देखो, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, H/2m_k, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है 2m_k, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो काइनेटिक एनर्जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो वेवलेंथ घटेगी, ये तो ऑब्वियस है। अब क्योंकि वर्ग, अब देखो कैलकुलेशन दो तरीके से, एक तो आप रेशनलाइज करने लगो उसको, λ1 और λ' मान लो, k मान लो। एक दूसरी बात है कि आप थॉट प्रोसेस पे काम करो कि 16 गुने बढ़ाया गया है,
तो ये हमेशा ऐसा ही होगा जैसे 4 गुना या 25 गुना जिसका वर्गमूल हम ले सकेंगे, क्योंकि वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर 1 और 16 काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, तो ये बात आपको सोचनी है कि 4 और 1 जो रेशियो है वो किसका हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का हो जाएगा। इतना आप सोच पाओ, सबसे पहले ये सीखो, इतना सोचना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर ये बढ़ा है तो ये घटेगा। तो ये तो आप सोचो ही मत कि रेशियो 1:4 भी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो बढ़ा था और ये भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं था, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फास्ट हम कैसे करेंगे, फास्ट क्योंकि हमें पता चल गया वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1:16 लिखा, उसका वर्गमूल लिया, 1:4 आया, लेकिन रेशियो उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, किसका, वेवलेंथ का। अगर रेशियो 4:1 हो गया, मतलब 4 इनिशियली से फाइनली 1 हो गई, तो कितनी कम हो गई, 4 से 1 हो गई, मतलब 3 कम हो गई। बेस हमेशा नीचे रखते हैं, इनिशियली कितना था, 4 था, तो यही तो परसेंटेज चेंज आएगा। 3/4 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, और 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 75% आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन हमने आपको मिनिमाइज, ये स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 रुपए हैं, मेरे पास 1 रह जाते हैं, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो आप कैसे बता सकते हो, 2 से 1 रह गई, मतलब कमी कितने की आई, 1 की, और बेस हमेशा नीचे रखोगे, बेस कितना है, 2। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 2 से 1 रह जाने का मतलब 50% का चेंज हुआ। सिमिलरली हमने इस सवाल में भी कर दिया, कैसे, क्योंकि 1 और 16 इसका रेशियो था, क्योंकि वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती था, तो 4 और 1 उसका रेशियो हो जाएगा। 4 से 1 का मतलब 3 कम हो गया, 4 रुपए थे, 1 रह गया, मतलब 3 कम हो गए, 3 कम हो गए, बेस नीचे रखते हैं, इनिशियली कितने थे, 4, तो 3/4 को परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 75% जो है ये इसका परिवर्तन आ जाएगा। अब डी ब्रोगली से एसोसिएटेड एक सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमने देखा था कि जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ था वो मास के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि जिसका मास ज़्यादा उसका जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ कम, और जिसका डी ब्रोगली वेवलेंथ मास सबसे कम उसका डी ब्रोगली सबसे ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट जो है हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारा लेसिक सर्जरी में, जो आई का लेसिक सर्जरी है उसमें एप्लीकेबल होता है, तो इसका आंसर है अल्ट्रा वायलेट, यानी कि परावैंगनी। और जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका नेचर जो है वो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है। और ये सवाल आया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनके यूजेस जो है, अभी मणिक संरचना में आपसे पूछा जाए, मणिक संरचना, या इंग्लिश में लिखा होगा क्रिस्टलीय कंस्ट्रक्शन, तो उसमें हमारा एक्स रेज यूज होता है, ठीक है। The temperature of radiating body increased by 30%, then the increase in the amount of radiation is। देखो इस पैटर्न पे आपने क्वेश्चन तो जरूर किया होगा, जिसमें आपने किया होगा कि जो एमिटेड जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी की पावर 4 के, स्टीफन के नियम से। उसमें क्या रहता था, 2 टेम्परेचर के रेशियो गिवन रहते थे कि इस टेम्परेचर पर इतना एमिट होता है तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, तो उसको सिंपली आप E1/E2 बराबर T1/T2 का पावर 4 से कर लेते थे, और टेम्परेचर वो है वो केल्विन में रखने होते थे। लेकिन इस सवाल में अब क्या करें, तो इसके लिए भी आपको वो अप्रोच बता रहा हूं जो आप, अब देखो ये एक अप्रोच होती है जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं, जो इन जनरल, लेकिन एक होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क। अब क्या है, आपने ये देख लिया कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्टीफन के नियम से टी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो उसकी पावर 4 के। अब यहाँ से हमें थोड़ा स्लॉट्स में डिवाइड करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन भी करना है, और ये क्वेश्चन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके भी एग्जाम में आएंगे। तो आप याद करो इस क्वेश्चन को छोड़ के, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पूरी फिजिक्स में कहीं भी आपको ये रिलेशन मिल जाए कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के स्क्वायर के, तो अगर आप, जैसे कि आपका देखा था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोमेंटम के स्क्वायर के, संवेग के स्क्वायर के, तो हमने क्या किया था कि अगर संवेग में प्रतिशत परिवर्तन दिया जाए और काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाए, तो आप एक फॉर्मूला लगा देते थे कि x + y + xy/100, ये था क्या, स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे भी हम वही अप्रोच लगाएंगे, लेकिन इसको स्लॉट्स में तोड़ लेंगे। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो डबल स्क्वायर हो जाएगा। आप बात को समझना, जैसे कि यहाँ पे पहले हम क्या करें कि एक बार स्क्वायर करेंगे तो 30 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो है ये टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले स्क्वायर करेंगे, तो पहले 30 में एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, तो 30 + 30 60 + 30 × 30
30 गुणा 30/100, यानी कि अगर एक बार स्क्वायर किया तो हमने 60 यहाँ से और 9 यहाँ से मिलेगा, तो 79% मिला चेंज। ठीक है, एक बार स्क्वायर करने पे। अब इसमें अगेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो पावर 4 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि इसको हम अप्रोक्स 70 ले लें, 69 को अगर हम 70 कंसीडर करें तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो 70 + 70, 70 + 70 + 70 गुणा 70/100। तो आप देख रहे हो कि हमने 2 बार कर दिया, तो यहाँ से 140 ये हो जाएगा, 70 और 70 140 प्लस ये हमारा 49 यहाँ से हो जाएगा, तो लगभग हमारा 189 आया। 189 इसलिए आया क्योंकि हमने 69 को 70 ले लिया था, लेकिन अब अगर 69 लेंगे तो हमारा 189 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 185। तो ये वो तरीका है जो सबसे शॉर्टेस्ट है इसके लिए अप्रोच। अब यहाँ पे आप अगर लॉजिकल सोचने लग जाओगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो मैंने प्रीवियसली फिजिक्स में ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जो आपको किसी बुक में कोई नहीं बताएगा, लेकिन वो एप्लीकेबल होंगी। और इस ऑप्शन में आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि ऑप्शन इतने क्लोज नहीं होंगे कि एक ऑप्शन 189 दे दे, एक 187 दे दे। ऑप्शन जो है वो ऑप्शंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसमें आप इस अप्रोच से बहुत इजीली कर पा रहे हो। अगर इन जनरल आप करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर से बता दूंगा। वैसे आई होप कि समझ में आ गया हो। फैराडेज लॉज आर कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब फैराडे के नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, तो एनर्जी। एक क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था कि लेंज का नियम जो है वो उससे क्या पता चलता है, तो आंसर था प्रेरित धारा की दिशा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और लेंज का नियम भी ऊर्जा के संरक्षण पे कार्य करता है, और ये बात मैंने बहुत बार बताई भी थी। जितने भी ये कंजर्वेशन होते हैं, जैसे कहा जाएगा कि रॉकेट, तो वो रेखीय संवेग के संरक्षण पे, कहा जाएगा कि कोणीय संवेग संरक्षण पे जो केपलर का द्वितीय नियम है वो किसके संरक्षण पे कार्य करता है, तो केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। कहा जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम, तो आवेश संरक्षण। कहा जाए किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो भी ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। जल में चलने वाली मोटर नाव, जो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड जो तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं, उनका नेचर, तो उनका नेचर होता है बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों। ठीक है, अगर हम बात करें कि पूछा जाता है ध्वनि तरंगें कैसी हैं, तो ध्वनि तरंगें लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्ध्य हैं। अनुप्रस्थ केवल प्रकाश का देखो डुअल नेचर होता है, ट्रांसवर्स भी होता है, देखो प्रकाश तरंग भी है, कर्ण भी है। तो अगर पूछा जाए हाइगेंस के अकॉर्डिंग तब आपको लॉन्गिट्यूडनल लगाना है, लेकिन कहा जाए कि वो डेफिनेशन जो पोलराइजेशन की ध्रुवण की परिभाषा मिलती है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सारी ट्रांसवर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे केवल ये कहूं कि पानी की ऊपरी सतह पर कैसी तरंगें बनती हैं, तो इसका आप पॉज करके अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर क्वेश्चन बोटर नाव द्वारा आया, ठीक है, वो चल रही है जल में चलने वाली, तो उसके द्वारा तो बोथ हो गया, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि उसके जल की सतह के ऊपर जो तरंगें बनती हैं उनका नेचर कैसा। बोर के हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय चाल, जो एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, वो उसकी nth पावर के किस तरह से डिपेंड करेगी। तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि बोहर का जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, वो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, n²/z। तो ये नहीं पूछा गया है यहाँ पे। अब एक बात और पता होगी कि जो v है वेलोसिटी, वो उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, nवीं कक्षा के। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कोणीय चाल, तो v बराबर होता है r ओमेगा। तो ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा, v/r। अब v/r से यहाँ पे देखो r का डिनोमिनेटर में r है और r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से अगर हम ओमेगा का निकालेंगे तो क्योंकि r नीचे है v ऊपर है, ठीक है। अब इस r के तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका v का एक n नीचे आएगा क्योंकि v के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के भी, तो हमारा n² और ये एक n, यानी कि n³ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये अभी समझ में नहीं आया। अगर नहीं ये वाला सवाल समझ में आया है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये टॉपिक मैं बहुत जल्द, मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, वो टॉपिक मैं अभी बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसमें परेशान मत होना, बस ऐसे ही देख लो इस क्वेश्चन की एक झलक, बाकी इस टॉपिक को मैं पूरा बहुत अच्छे से कराऊंगा। और जो स्टूडेंट अपकमिंग कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी और जीडी या नेवी एमआर के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं परीक्षा एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जिसमें अभी सितंबर स्पेशल एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसको आप इनरोल करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड लगा देना है ANU50, ANU कैपिटल लेटर्स में और 50। जैसे ये रेफरल कोड आप लगा दोगे तो आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप किसी एयरफोर्स और नेवी में भी अगर इनरोल करते हो टेस्ट सीरीज में, आप चाहते हो कि मेरी तैयारी पूरी है,
मैं मॉक टेस्ट लगाऊं, तो वहाँ पे रेफरल कोड मांगता है। अगर मेरा रेफरल कोड आप लगा दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का, ठीक है। और जो भी क्वेरीज या डाउट्स हैं आपके, वो हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आप कम्युनिटी पे भी जुड़ जाओ, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन या जो अगर आप जीडी के बैचेस चाहते हो कि मैं जीडी के लिए भी 1-2 वीडियोस बनाता रहूँ, आप कंफर्टेबल नहीं हो ग्रुप डिस्कशन में, तो आप उस तरह से कमेंट कर देना। मैं ग्रुप डिस्कशन के भी इंट्रोडक्शन के वीडियो बना दूंगा, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। थोड़ा कुछ नया होगा, अगर एडअप करना होगा पिछले वीडियोस में, वो कर दूंगा। बाकी आप फेज 2 की भी प्रिपरेशन करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। हमें पैरेलली सब कुछ करते रहना है। जिनके मार्क्स थोड़ा कम है वो ज़्यादा फोकस करेंगे पढ़ाई पे और कम फोकस करेंगे फेज सेकंड पे। लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, 40 के अराउंड है, तो वो ज़्यादा फोकस करेंगे फेज 2 पे और कम फोकस करेंगे इस एग्जाम पे पढ़ने पे, ठीक है। तो आपको रेस भी लगानी है। बहुत सारे बच्चे रेस में भी एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैं रेस लगाता रहता। देखो, एंड टाइम के लिए मत बैठो कि लास्ट में मैं रेस लगाऊंगा, ठीक है। फेज 2 की भी प्रिपरेशन करो। और दृष्टि IAS इंग्लिश, ये चैनल यूट्यूब पे सर्च करना। इसमें अभी रिसेंट जो इंटरव्यूज पड़े हुए हैं वो इंग्लिश वाला, रोज एक इंटरव्यू देखो। डेफिनेटली आपको जीडी के लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस मिल जाएंगे जो आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऑटोमेटिक निकलेंगे जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। और जीडी में जो रोल होता है वो आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर का, आप कैसे रहते हो वहाँ पे, कैसा सिटिंग पोस्चर आपका है, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट डालती हैं। तो जीडी के जितने भी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जिन वीडियोज़ में, उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लेना।